हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि इसके लिए है इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस। अच्छा, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि इस टाइप के वीडियो हम आगे और बनाते रहें। अब टॉपिक पे आते हैं। सेक्शन 35 एडी क्या बोलता है? सेक्शन 35 जो होता है इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव होता है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए होता है। टैक्स स्पेसिफाइड बिजनेस में बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव इसलिए बोला गया है इसमें, क्योंकि इसमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है। इसमें क्या होता है, यूज अमाउंट खर्च होते हैं जो जो हमारे मैक्सिमम कैपिटल नेचर के होते हैं, और वो क्या होता है एज अलाउ होगा टैक्स एज एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द इनकम। इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव किया गया है। मेनली इसमें क्या होता है, जो जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं और हमें उस पर अलाउ होता है एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सेक्शन किसके लिए होता है? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। स्पेसिफाइड बिजनेस हम किसको बोलेंगे? स्पेसिफाइड हम बिजनेस किसको बोलेंगे उसको समझते हैं आगे। स्पेसिफाइड बिजनेस में चलिए समझते हैं कि करके आगे क्या होता है कि किस किस बिजनेस में ये टैक्स इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव हमें मिलेगा। setting up and operating cold chain facility for specified products। कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन कोल्ड स्टोरेज टाइप का हो गया। ये रेफ्रिजरेशन करेगा वो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट में। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा? सेटिंग अप ऑपरेटिंग क्या करेगा? रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी किसको देगा? स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को। स्पेसिफाइड प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएगा। स्पेसिफाइड प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। मीट प्रोडक्ट आ जाएगा। आपका हो गया है फ्लोरिकल्चर का आ जाएगा, जो फूल होते हैं वो आ जाएगा। एपीए मधुमक्खी पालन आएगा इसमें, मधुमक्खी पालन आएगा। उसके बाद क्या होता है? मीट प्रोडक्ट आएगा, जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है। लिस्ट में आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये क्या होता है? कोल्ड चेन फैसिलिटी को बढ़ावा देंगे, जिसमें वो जो हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन के थ्रू हम स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फर्दर यूज के लिए। जैसे तो इसमें क्या करेंगे, अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी एसोसिएशन किसमें इंगेज है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, उसमें वो क्या होगा? 100% डिडक्शन अलाउ होगा फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। जिसे कोल्ड चेन फैसिलिटीज में, जिसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पोटैटो की, आलू की। जो क्या होता है, हमें किस सीजन में होता है? ये होता है हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये इसका प्रोडक्शन होता है। अब ये हमें इसका यूज़ हम सालों भर करते हैं। तो इसको आलू को हम लोग कहाँ कहाँ रखा जाता है? इसको आलू को रखते हैं कहाँ पे? कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में हम लोग आलू को रखते हैं, जो हमें सालों भर अवेलेबल होता है और डेली यूज के लिए है। तो इस टाइप का मैंने एक एग्जांपल था ये, जो एसएससी इंगेज है किसमें, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर। और उसके बाद क्या आता है आपका मीट प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड से अगर कोई एसएससी इंगेज है कोल्ड चेन फैसिलिटी में, तो वो 100% एक्सपेंडिचर अलाउ होगा अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बिजनेस पर्पज के लिए करता है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वायर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेटिंग कोई एसएससी कहाँ इंगेज है? सेटिंग ऑन ऑपरेटिंग और वेयर हाउस फैसिलिटीज। देखिए इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आज के डेट में, कि वेयर हाउस फैसिलिटीज़ बहुत कम है। अगर हमारा जो गांव का पॉपुलेशन है, सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रख नहीं पाते लोग, है ही अवेलेबल फैसिलिटी नहीं है। तो उसने गवर्नमेंट ने क्या करा है कि वेयर हाउस फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या कह रहा है कि इसमें ये किया गया है कि जो एसएससी इंगेज है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें क्या होगा? 100% अलाउंस होगा, 100% अलाउंस होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब
अब इसके बाद आता है स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या आता है, लाइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। अब क्या है, अब गवर्नमेंट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी बात आती है कि क्या करती है, क्या करना है यहाँ पर, जो भी एसएससी इंगेज है किसमें, लेइंग इन ऑपरेटिंग अक्रॉस नेचुरल, जो नेचुरल गैसेस या क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल का वो क्या करेगी पूरे अगर इंडिया में, और वो क्या करेगा पाइपलाइन का नेटवर्क बनाएगा। वो भी वो कहाँ कहाँ आ जाएगा, वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाएगा और 100% अलाउंस होगा उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। दोबारा इसको समझते हैं, लाइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। चलिए आगे समझते हैं क्या है, बिल्डिंग ऑपरेटिंग होटल्स अप टू स्टार और अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया। अब आगे क्या है कि कोई भी एसएससी इंगेज कहाँ है, होटल इंडस्ट्री में बिजनेस है इंगेज है, और वो क्या कर रही है इंडिया में टू स्टार और अबव कैटेगरी की क्या करती है, बिल्डिंग बनाती है। टू स्टार या उससे अधिक स्टार वाले होटल का बिल्डिंग का निर्माण करती है इंडिया में। इंडिया में किसी भी जगह पे वो क्या हो जाएगा, हमें वो 100% एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, किसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने करा है तो। 2 स्टार होटल से अबव कैटेगरी, यहाँ समझने वाली बात है, एनीवेयर इन इंडिया मतलब केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक और यहाँ से राजस्थान से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश तक किसी भी जगह पे, मतलब हमारा इंडिया में किसी भी जगह पे टू स्टार या अबव कैटेगरी के अगर का बिल्डिंग 2 स्टार होटल्स या उससे अधिक स्टार वाले होटल को की बिल्डिंग बनाती है या ऑपरेट करती है तो वो क्या हो जाएगा, 100% एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। इसमें क्या होता है कि होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पूरे इंडिया में ये इसको इंसर्ट किया गया है। मेनली ये कब आया था, 2010 में आया ये सेक्शन, ये जो इंसर्ट हुआ था सेक्शन 35 AD में मेनली कब इंसर्ट हुआ था हमारा, ये 2009 या 10 हुआ था जब कॉमनवेल्थ गेम जब इंडिया में हुआ था 2010 में हुआ था, तो उससे पहले इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में कि जिससे होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। अब आगे होता क्या है, आगे समझेंगे। आगे ये समझना है क्या कि कोई भी अगर एसएससी इंगेज किस में इंगेज है, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग या हॉस्पिटल। देखिए इंडिया में अभी जो कोविड का मारामारी था अभी पीछे महामारी में, अभी क्या हुआ कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हमारे इंडिया में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काफ़ी पुअर है। हमारे इंडिया में क्या है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है और फैसिलिटीज बहुत कम है। तो उसमें क्या सरकार ने क्या, गवर्नमेंट क्या बोला, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बोला कि अगर कोई भी एसएससी इंगेज है, अगर वो क्या करती है इंडिया में कोई हॉस्पिटल बनाती है जिसमें जो सीट की कैपेसिटी है, बेड की कैपेसिटी है, अगर 100 कम से कम 100 बेड्स होना चाहिए, 100 बेड्स पेशेंट के लिए होना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे वो 100% डिडक्शन अलाउंस होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होगा। तो बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल, building and operating hospital anywhere in India with a list of 100 bed for the patient, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 100 बेड्स की होनी चाहिए। और क्या होता है हॉस्पिटल के लिए अगर बिल्ड कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, तो क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आएगा और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउ होगा। अब आगे क्या है कि डेवलपिंग ए बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ नोटिफाइड स्कीम फॉर द रीडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन फ्रेम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी क्या है किसमें इंगेज है, बिजनेस डेवलपिंग बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर बिजनेस है जो एज पर द नोटिफाइड स्कीम जो गवर्नमेंट की है, अगर उस पर अगर वो करता है हाउसिंग, तो वो क्या हो जाए हमारा 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। आगे क्या है, आगे ये समझना कि डेवलपिंग इन बिल्डिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द नोटिफाइड स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ भी क्या होता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या करा है कि इसमें भी कोई अगर एसएससी इंगेज है तो उसमें भी एक एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अलाउ होगा, 100% अलाउ होगा वो। डेवलपिंग एंड बिल्ड, दोबारा समझते हैं इसको, डेवलपिंग
and building a housing project under notified scheme for affordable housing framed by the central government or state government. आगे समझना, अगर एसएससी इंगेज है बिजनेस में किसमें, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। देखिए इंडिया एक शुरू से का क्या रहा है कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम लोग क्या है यहाँ पर, पहले तो 70-80% हुआ करता था एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते थे, अभी वो थोड़ा सा रेशियो कम होकर 60% के आसपास आया है जो एग्रीकल्चर पे निर्भर है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चर में मेनली आजकल क्या होता है, फर्टिलाइजर एक मेन सोर्स है, मतलब अपना प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइजर। तो उसमें अगर इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला करा है कि अगर कभी ऐसा से किसमें इंगेज है, फर्टिलाइजर के बिजनेस में इंगेज है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर के बिजनेस में इंगेज है, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होगा वो हमें 100% अलाउ होगा। ये भी प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एक स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी में डाला गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब आगे समझना, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेटस नोटिफाइड अप्रूव्ड बाय अंडर द कस्टम एक्ट 1962। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, होता क्या है कि जब हम इंडिया के बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं या इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, एक इनलैंड कंटेनर डिपो के थ्रू होता है, जहां पर हम गुड्स को भेजते हैं, वहां इनलैंड कंटेनर डिपो के थ्रू क्या होता है, गुड्स हमारा इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। अगर कहीं हमारा बाहर से माल, अगर कुछ गुड्स अगर बाहर से आ रहा है तो कहाँ पे कस्टम से क्लियरेंस के बाद वो कहाँ आएगा, वो कहाँ पे आएगा, इंपोर्ट होने के बाद कंटेनर डिपो पे आता है, और उसके बाद हमें कस्टम से क्लियरेंस लेना होता है उसको वहाँ से छुड़वाने के लिए। या सिमिलरली हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमें कहाँ पे होगा, कंटेनर डिपो पे जाकर रखेंगे, वहाँ से उसके बाद वो गुड्स एक्सपोर्ट होगा। तो मेनली क्या है कि अगर कोई भी एसएससी इंगेज है किसमें, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट 1962, हमें 100% खर्चे अलाउ होंगे। अब बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी और हनी के प्रोडक्शन या वीवैक्स में मतलब के बिजनेस में इंगेज है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें भी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें अलाउ होगा। आगे समझना, सेटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द वेयर हाउस फैसिलिटी और स्टोरेज ऑफ द शुगर। अब शुगर की वेयर हाउस फैसिलिटी किसके लिए है, यहाँ पर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। चीनी को स्टोर करने के जो वेयर हाउस फैसिलिटी में अगर कोई एसएससी इंगेज है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एंड वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर, वो भी वहाँ पे क्या होगा, 100% एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें अलाउ होगा। आगे समझना, लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। जो आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन में लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पर आयरन ओर यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, स्लरी मीन्स लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर सी कहाँ इंगेज है, लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर के बिजनेस में अगर एसएससी इंगेज है, वहाँ भी कैपिटल 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। आगे है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमी कंडक्टर वाफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेमी कंडक्टर अगर एसएससी कहाँ इंगेज है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ सेमी कंडक्टर वाफर फैब्रिकेशन में इंगेज है। इफ सच यूनिट इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइन, तो इसमें भी क्या होगा, हमें 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। आगे समझना, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इसमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में अगर कोई डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में अगर इंगेज है कर रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, 100% अलाउ होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल मिलाकर अगर देखें, ओवरऑल देखें, इस जो इतने स्पेसिफाइड बिजनेस हैं सारा हमें इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट खर्च होते हैं। मतलब एसएससी को मोटिवेट करने के लिए जो भी एसएससी इस स्पेसिफाइड बिजनेस में है इंगेज है, उसको
मोटिवेशन देने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या करा गया है, एक सेक्शन 35A को लाया गया और उसमें क्या बोला गया है कि अगर जो भी एसएससी स्पेसिफाइड बिजनेस में इंगेज है जिसमें क्या, और उस पर 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। तो आगे समझना क्या है, डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने बोला था 100%, मैंने बार बार हर एक स्पेसिफाइड बिजनेस में भी मैंने जिक्र किया, बताया कि 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। अभी समझते हैं डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 100% of capital expenditure incurred during the previous wholly or exclusively for the above business would be allowed as deduction from business income to the assessee opting for deduction under section 35A। यहाँ पर क्या होगा, 100% डिडक्शन अलाउ होगा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। उसमें क्या है, होली एंड एक्सक्लूसिवली, यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने डाला है, होली एंड एक्सक्लूसिवली किसके लिए खर्च होना चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए, तो हमें 100% अलाउ होगा। चलिए आगे समझते हैं, एक्सपेंडिचर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। हाउएवर, चलिए इसको क्या क्या बताता है यहाँ पर, समझते हैं। हाउएवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी गुडविल, any land, goodwill और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट shall not be eligible for the deduction। जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड नहीं होगा, लैंड इंक्लूड नहीं होगा, गुडविल इंक्लूड नहीं होगा, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे इन्होंने तीन कैटेगरी, तीन टाइप एक्सपेंडिचर को इन्होंने क्या करा है, एक्सक्लूड करा है। एक तो लैंड को एक्सक्लूड करा है, गुडविल को एक्सक्लूड करा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्सक्लूड करा है। इस पे क्या होगा, 100% अलाउंस नहीं, इस पे अलाउंस नहीं मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं ये, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इस पे डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने बात करा है जो कैश पेमेंट है, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से 10,000 से अधिक का कोई हमने अदरवाइज अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट ने पे करा है, या अदरवाइज देन द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड के थ्रू हमने पेमेंट करा है, तो हमें क्या होगा, वो अलाउ नहीं होगा। हमें दूसरे शब्दों में बोले कि अगर एक एसएससी ने क्या करा है, अगर 10,000 से अधिक अगर कैश पेमेंट करा है तो वो क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। समझते हैं, फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट और एग्रीड पेमेंट मेड टू द पर्सन एन अमाउंट एक्सेडिंग ₹10,000 in a day, otherwise than by account paid check drawn on bank or account paid draft, or use electronic clearing system through bank account through such other prescribed electronic mode, इलेक्ट्रॉनिक मोड वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर हमने अगर किसी एक दिन में अगर 10,000 से अधिक उस पेमेंट किस पे करा है, कैश पेमेंट करा है, तो हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अब आगे समझना क्या है, आगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब अभी कोई भी खर्चे हमने क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस एक्टिविटी कमेंस करने के पहले हमने खर्च करा है, तो उसमें क्या होता है, 100% डिडक्शन हमें अलाउ होता है। किस साल, जिस साल हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करा है। समझते हैं इसको, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली इन एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन वुड बी अलाउड एज डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच एसएससी कमेंसेस ऑपरेशन ऑफ हिज स्पेसिफाइड बिजनेस। जिस साल हमने बिजनेस को स्पेसिफाइड बिजनेस को ऑपरेशन स्टार्ट करा है, उस साल हमें एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। अगर हमने कोई बिजनेस कमेंस करने से पहले, ऑपरेशन बिजनेस के कमेंस करने से पहले अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है, किसके लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस के लिए। कि मेनली क्या होता है कि सारा जो खर्चे हैं, सारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एक्सपेंसेस हैं। मतलब हमें अगर किसी साल प्रोडक्शन को या ऑपरेशन को स्टार्ट करना है, तो उससे पहले उसका बैच तैयार करने में काफ़ी दिन पहले से हमें काम स्टार्ट करना पड़ता है। अगर वेयर हाउस फैसिलिटी की बात करें कि हमें 2022 में स्टार्ट करने हैं फैसिलिटी, तो वो हमारा वो बनाना का जो वेयर हाउस डेवलपमेंट जो बिल्डिंग बनेगी, उसका काम अचानक तो स्टार्ट नहीं होगा, बहुत पहले हमने स्टार्ट करा होगा।
2022 से हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल पहले हमने स्टार्ट करा होगा, तब जाके वो कंप्लीट होने के बाद वायर हाउस फैसिलिटी को हम ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसमें सब्सटेंशियल टाइम लगता है। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या करा कि कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हमने इनकर्ड करा है कब, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो हमने वो खर्चे हमें अलाउ होंगे। ये क्या करना है आगे, द अमाउंट इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी ऑन डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। इसमें के जो हमने खर्चे जो करे हैं कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर प्रायर कब करा है, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, वो हमें बुक्स में अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी। और उसके बाद हमें जब हम बिजनेस क्या करेंगे, कमेंसमेंट करेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस को ऑपरेशन को, तो हमें अलाउ हो जाएगा 100% डिडक्शन। यहाँ पे कुछ कंडीशन है इन्होंने, मतलब गवर्नमेंट ने डाला हुआ है यहाँ पे। तो जो कंडीशन है समझते हैं उसको। जनरल कंडीशन क्या है, इट शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन और बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमें क्या कर, इसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करना, स्प्लिटिंग अप नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका इस सेक्शन का हमें बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या कर नहीं कर सकते हैं, कोई इस एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नया बिजनेस सेटअप करना है, तो हमें अलाउ हो जाएगा एक्सपेंडिचर। एक कंडीशन है, इट नॉट शुड बी सेटअप बाय द ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ प्लान मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस। अब क्या करा है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने कोई भी हमने एसेट्स यूज करा है, किसी दूसरे पर यूज किया है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हमने कहीं यूज करा है, उसको ट्रांसफर करके स्पेसिफाइड बिजनेस में ला रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय द ट्रांसफर टू द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी आज प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस। ये हमें ये कंडीशन ये अलाउ नहीं होगा। फिर आगे इन्होंने क्या करा कि जो हमें क्या है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सो ट्रांसफर शुड नॉट एक्सीड द 20% ऑफ वैल्यू ऑफ द टोटल प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन स्पेसिफाइड बिजनेस। यहाँ बोला कि दूसरे अगर कोई हमने प्लांट एंड मशीनरी की दूसरे बिजनेस में यूज करा है, उसको ट्रांसफर करके स्पेसिफाइड बिजनेस पर आ रहे हैं, तो हमें अलाउ नहीं होगा। अब उन्होंने आगे फिर आगे ये बोल रहे हैं कि ये जो अगर हमने इस टाइप का ट्रांसफर करा भी है, तो क्या होगा, वो टोटल एसेट्स है, जो प्लांट एंड मशीनरी है, उसका 20% से अधिक अगर वो नहीं होना चाहिए, 20% से अधिक का प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए जो कभी यूज हुआ है दूसरे पर्पस के लिए। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सो ट्रांसफर शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सच स्पेसिफाइड बिजनेस। चलिए आगे आगे क्या बोलता है, एनी मशीनरी और प्लांट वुड नॉट बी रिगार्डेड इफ प्रीवियसली यूज्ड इफ इट यूज्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आगे बोलता है कि अगर कोई हम रिपोर्ट करते हैं, एनी मशीनरी और प्लांट वुड नॉट बी रिगार्डेड इज प्रीवियसली यूज्ड इफ इट हैज बीन यूज्ड आउटसाइड इंडिया बाय द एनी पर्सन अदर देन द SSC इज प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ तो यूज की बात करा था कि हमें यूज कब प्रीवियसली कभी किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करते हैं। अगर करते भी हो तो हमारा टोटल प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या करा, इंपोर्ट के केस में कर दिया कि कितने प्लांट एंड मशीनरी को अगर आउटसाइड इंडिया अगर यूज किया गया है और उसको इंपोर्ट इंडिया में करते हैं, आउटसाइड इंडिया किसके द्वारा, SSC के अलावा किसी और के द्वारा यूज किया गया है, मतलब हम मेनली क्या है कि हमने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करा आउटसाइड इंडिया से, तो हमें 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन डाला है कि अगर वो SSC के द्वारा यूज नहीं किया जाना चाहिए बाहर, इंडिया के बाहर, ठीक है। तो एनी मशीनरी और प्लांट वुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रीवियसली यूज्ड इट if it had been used outside India by any person other than the SSC, provided the following conditions are satisfied. Such plant and machinery were not used in India at any time prior to the date of installation by the SSC. ये क्या होना चाहिए, such plant and machinery was not used in India at any time prior to date of installation by the SSC. इंडिया में कभी इंस्टॉलेशन के पहले इंडिया में कभी यूज नहीं होना चाहिए जो हमने इंपोर्ट करा है।
फिर उसी बात पे आ गए, द प्लांट एंड मशीनरी वाज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, इंपोर्ट होना चाहिए फॉरेन कंट्री से। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ सच प्लांट और मशीनरी हैज बीन अलाउड टू द एनी पर्सन एट एनी प्रायर टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन कहाँ अलाउ नहीं हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ नहीं हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। वह 3 कंडीशन है प्लांट एंड मशीनरी, मतलब इंस्टॉलेशन से पर जो हमने प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करा है वो क्या, उसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या प्लांट चाहिए, वो इंडिया में किस इंस्टॉलेशन से पहले इंडिया में वो यूज़ नहीं हुआ होगा। प्लांट मशीनरी हमने इंपोर्ट कहाँ से करा होगा, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करा होगा। और उसमें अगर नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट क्या है इसमें, उस पर डिप्रिसिएशन हमने क्लेम नहीं करा होगा प्रायर टू द इंस्टॉलेशन। जो हमने अगर प्रायर टू इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी उसमें हमने इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हमने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा होगा। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है किसके लिए, अगर हमने कोई प्लांट मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, आउट इंडिया से। अब वो तो ये तो हो गई सारा, ये तो जनरल कंडीशन था। अब क्या है, स्पेसिफाइड कंडीशन रिक्वायर्ड टू फुलफिल बाय द सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस, बिजनेस ऑफ लाइंग एंड स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए क्या क्या कंडीशन है, बिजनेस ऑफ लाइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क में क्या बिजनेस है, क्या है इसमें क्या है, सच बिजनेस शुड बी ओन्ड बाय अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड इंडिया। मतलब इंडियन कंपनी होनी चाहिए, किसमें इंडियन कंपनी कब कब होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड इंडिया में होनी चाहिए, और बाय अ कस्टोरियम ऑफ सच कंपनी और बाय एन अथॉरिटी और बोर्ड और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल स्टेट एक्ट। मतलब कुल मिला के इंडियन कंपनी होनी चाहिए, विदेशी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। It should have been approved by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board notified by the central government। ये क्या है, ये जो बिजनेस है, किस कौन सा बिजनेस, लैंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, इस किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। इसमें आगे क्या बोलता है, it should have made not less than the such proportion of its total pipeline capacity available for use of common carrier basis by any person other than SSC और एन कॉमन कैरियर की बात करी गई है कि मतलब जो पाइपलाइन जो होगा किसी दूसरे थर्ड पार्टी के द्वारा भी ये यूज़ किया जाएगा, तो उससे कम अब जितना इन्होंने एलोकेट करा कि इतना पाइप जो कैपेसिटी है इतना उसका कुछ उन्होंने प्रोपोर्शनेट करा होगा कि वो थर्ड पार्टी के द्वारा यूज़ किया जाएगा, तो उससे कम प्रोपोर्शनल यूज़ नहीं होना चाहिए टोटल कैपेसिटी का, पाइपलाइन कैपेसिटी का। पहले बेसिकली ये बता रहे हैं। इट शुड फुलफिल द अदर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन। इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं, समझते हैं। It should have made not less than such proportion of its total pipeline capacity available for use on common carrier basis by any person other than the SSC or associate person। ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे। ये तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए था, तो स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या कैटेगरी कंडीशन हो सकते हैं। अब आगे उन्होंने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए और डाले हुए हैं जो कि एसएससी इंगेज है किसमें, बिजनेस ऑफ डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। यहाँ भी इन्होंने वही बात करी है कि वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। द बिजनेस शुड बी ऑन्ड बाय द इंडियन बाय अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया बाय कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनीज और बाय an authority or a board or corporation or any other body established or constituted under central or state act। मतलब कुल मिला के इंडियन कंपनी होनी चाहिए। The entity should have entered into agreement with the central government, state government or local authority or any other statutory body for developing, operating, maintaining or developing, operating, maintain एंड मेंटेनिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। गवर्नमेंट को किसके द्वारा एग्रीमेंट, इस एंटिटी को एग्रीमेंट करना होगा किससे, गवर्नमेंट से
सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से या एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी से, किसके लिए, डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या है कि नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A और चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट सर्टन इनकम। इसमें क्या बोलता है, वेयर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज क्लेम और अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर। अगर हमने 35AD में जो एक्सपेंडिचर का हमने अलाउंस ले लिया, नो डिडक्शन अंडर, इसका डिडक्शन दूसरे जगह हमें नहीं मिलेगा। सेक्शन 35AD नो डिडक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग चैप्टर C, या क्या हो गया, सेक्शन 10AA में उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। 35AD में मिल गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसका बेनिफिट हमें आगे नहीं मिलेगा, किसी दूसरे डिडक्शन, उस डिडक्शन का बेनिफिट हमें दूसरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। मतलब एक बार जो डिडक्शन मिल गया उसका डबल बेनिफिट हम नहीं ले सकते। अगर आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती क्या है कि हमने जो स्पेसिफाइड बिजनेस में जो हमने एक्सपेंडिचर करा है, अगर उसमें हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, तो हमें वो कहाँ अलाउ होगा, ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस इनकम से ही सेटअप होगा वो। और ये हमें मतलब जो सेटअप कब तक होगा, वो इन्फिनाइट पीरियड तक होगा। जो हमें लॉस कहाँ पे हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेस में जो लॉस हुआ है उस लॉस का सेटअप हम किस बिजनेस से कर सकते हैं, इनकम से कर सकते हैं, ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस से ही कर सकते हैं। और लॉस सेटअप कब तक कर सकते हैं, इन्फिनाइट पीरियड तक इस लॉस को सेटअप कर सकते हैं। किससे, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से। यहाँ पर टाइम लिमिट की कोई कैपिंग नहीं लगाई गई है। The loss of an SSC claiming deduction under section 35AD in respect of the specified business can be set off against the profit of another specified business under section 73A, irrespective whether the latter is eligible for deduction 35AD. Such loss can, however, be carried forward infinitely for set up against the profit of the same or any other specified business, but the SSC has to file return of income on or before the due date of filing of return under section 39 for carry forward of loss from the specified business। एक बात ध्यान देने वाली है कि हम ड्यू कब कैरी फॉरवर्ड लॉस कब करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले हमें रिटर्न फाइल करने होंगे। आगे समझना क्या है कि अगर कोई एसएससी कहाँ है, होटल एंगेजमेंट बिजनेस है, जो साइड बिजनेस था, अब 2 स्टार कैटेगरी में, अगर वो होटल बना के कहाँ दे देता है, उस होटल को लीज पे दे देता है किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने के लिए, कि होटल ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए लीज पे किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, तो उसमें क्या होगा, वो तो भी इस सेक्शन का बेनिफिट हमें 35 सेक्शन बेनिफिट हमें सेक्शन 35AD का बेनिफिट हमें मिलेगा। आगे समझते हैं। वेयर द एसएससी बिल्ड्स 2 स्टार ओवर कैटेगरीज एज क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सब्सिक्वेंटली व्हाइल कंटिन्यूइंग टू इट ओन होटल ट्रांसफर द ऑपरेशन ऑफ द सेड होटल। ट्रांसफर द ऑपरेशन मतलब इस पर लीज पे देती है किसी थर्ड पार्टी को, और द होटल टू द अनदर पर्सन, द एसएससी सेल बी डीम टू बी कैरी, लीज पे किसने, थर्ड पार्टी को लीज पे किसने दिया है कि थर्ड पार्टी उस पर बिजनेस, जो होटल ऑपरेशन का बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कैरी करेगा, मतलब लीज पे दे दिया किसी बिजनेस ऑपरेशन के, होटल बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी को दे दिया किसी लीज पर कि भाई तू ऑपरेट कर इसको। द एसएससी सेल बी डीम टू बी, मतलब अभी 2 स्टार और कैटेगरी की होटल बनाई और ओयो को दे दिया कि भाई तू होटल बिजनेस को कंटिन्यू कर। होटल किसका, मेरा या एसएससी का, और लीज पे किसको दिया है, ओयो को, कि तू ऑपरेट कर होटल बिजनेस को। इस केस में भी हमें क्या होगा, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा।
इसको दोबारा समझते हैं। व्हाइल द एसएससी बिल्ड्स of 2 star or above category as classified by the central government and subsequently while continuing to one hotel transfer the operation of said hotel to another person, the SSC shall deemed to be carrying on the specified business of the building and operating a hotel. Therefore, he would be eligible to claim investment linked deduction under section 30 AD, अंडर सेक्शन 35 AD में। अब जो होटल बिजनेस में है उसको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं कि क्या है, एसएससी बिल्ड्स अ होटल 2 स्टार कैटेगरी, ये तो था ही। आफ्टर दैट ही ट्रांसफर द ऑपरेशन ऑफ होटल टू अनदर पर्सन, हाउएवर ही शुड बी कंटिन्यू इन होटल बिजनेस, इसको होटल बिजनेस में ही कंटिन्यू ऑन होटल। क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वेयर एनी गुड्स और सर्विस हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस आर transferred to any other business carried on by the SSC or vice versa. If consideration of such transfer does not correspond to the market value of service, then profit or gain of the specialized business shall be computed as if the transfer was made at the market value. मतलब हमने क्या करा है कि ट्रांसफर करा है, जो हम लोग मार्केट वैल्यू से अधिक हम क्लेम नहीं कर सकते। कुल मिला के जो सेक्शन का ये है कि अदर कंडीशन में कि जो भी डिडक्शन हमें अलाउ हो रहा है वो मार्केट वैल्यू से अधिक भी हमें अलाउ नहीं होगा। क्लोज आगे क्या कंडीशन डाला उन्होंने, क्लोज कनेक्शन बिटवीन द एसएससी एंड एनी अदर पर्सन, वेयर ड्यू टू द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द एसएससी एंड द अदर पर्सन और for any other reason it appear to assessing officer that the profit of such business is increased to more than the ordinary business profit, the assessing officer compute the total amount of profit of such eligible business on reasonable basis for allowing deduction। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें इस जो एसोसिएटेड बिजनेस है इसको सीए के द्वारा सीए इस उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट होना चाहिए। The deduction shall be allowed to the SSC only if the accounts of the SSC for the relevant previous year have been audited by the chartered accountant and the SSC furnish the audit report in the prescribed form duly signed and verified by such accountant along with the return of income। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है किस किस, आगे है एसेट्स टू बी यूज फॉर एस्पायर बिजनेस फॉर 8 years। जो भी सेक्शन 35 AD सब सेक्शन 7A प्रोवाइड दैट एनी एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर एंड अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। यहाँ हम कैपिंग लगा दी 8 साल की, हम कब तक यूज कर सकते हैं, 8 साल। यस, beginning with the previous year in which such assets is acquired or constructed। हमें यहाँ पे कैपिंग लगा दी कि हमें 8 साल तक यूज करना है, किससे, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। अब क्या करता है कि अगर हम 8 साल के अंदर क्या हो गया, एसेट्स डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ट्रांसफर, अगर हमें सेल कर दी तो डिडक्शन जिसका हमने डिडक्शन क्लेम करा तो वो क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। इफ एनी एसेट्स ऑन व्हिच डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD हैज बीन क्लेम्ड and allowed is demolished, destroyed or discarded or transferred, the sum received or receivable for the same is chargeable to tax under the clause 7 of section 28। जो हमने ट्रांसफर अगर 8 साल के अंदर वो क्या करा है, डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो हमें क्या हो जाएगा, वो उसका वो जो भी अमाउंट मिलेगा वो चार्जेबल कहाँ होगा, अंडर सेक्शन 28 में एज ए बिजनेस इनकम, एज ए बिजनेस इनकम। This does not take into account a case where assets on which deduction under section 35 AD has been claimed and used for any purpose other than the specified business by way of mode other than the specified above। अब आगे क्या है कि assets used for any अदर बिजनेस अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग द 8 years। 8 साल में उसने क्या करा है कि हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए,
बट हमने उस एसेट्स को कहाँ यूज करा है, किसी दूसरे बिजनेस के लिए यूज करा है, तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ समझते हैं एक बार। इफ assets used for any purpose other than the specified business during the 8 years beginning with the previous year in which such assets is acquired, the amount of deduction so claimed and allowed in previous year in respect of such assets as reduced by the amount of depreciation allowable in accordance with the provision of section 32, as if no deduction had been allowed under section 35 AD, shall be deemed to be income of the assessee chargeable under the head PGBP of the previous year in which assets is so used। अब इसमें क्या करा है कि assessee ने क्या करा है, जो भी assets एक्वायर करा था, डिडक्शन क्लेम करे थे स्पाइड बिजनेस के लिए, अब क्या करा, उसको डिडक्शन क्लेम करने के बाद उसमें क्या, वो दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए के अलावा, तो उसमें क्या होगा, उसमें इन्होंने क्या करा है कि जिस साल हमने एसेट्स एक्वायर करा उस पर डिप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा आपका, डिप्रिसिएशन अलाउ करेंगे कितना, तो अंडर सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद जो हमारा WDV बचेगा वो हमारा बिजनेस इनकम होगा अंडर द हेड PGBP। जो WDV बचेगा हमें ये माना जाएगा कि हमने एसेट्स को 35 AD में हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे क्लेम करेंगे कि हमने ये एज्यूम करते हुए कि हमने इसका डिडक्शन 35 AD में नहीं लिया है, और जिस साल हमने एक्वायर किया है उस साल से जिस साल तक इसने क्या करा है, दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करा है, वहाँ पे डिप्रिसिएशन हमें अलाउ करेंगे 32 अंडर सेक्शन 32 में वो लेस कर देंगे। जो WDV बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एज ए बिजनेस इनकम हो जाएगा। ये किस साल में, जिस साल में हमने दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करा है, दूसरे बिजनेस के लिए यूज करा है। तो उसको थोड़ा दोबारा देखते हैं। If assets is used for any purpose other than the specified business during the 8 year beginning with the previous year in which such assets is acquired, the total amount of deduction so claimed and allowed in any previous year in respect of such assets as reduced by the amount of depreciable allowable in accordance with the provision of section 32 in as if no deduction had been allowed, shall be deemed to be income of the assessee chargeable under the profit and gains of business or profession of the previous year in which such assets is used। इसमें हमने कब का यूज अदर बिजनेस के लिए कब से करा है, 8 साल के अंदर अंदर, तो दूसरे पर्पस के लिए हमने अगर यूज करा है एसेट्स को, तो in such case as per the proviso to explanation 13 to section 40